डिबेटिंग द बजट ऑफ 2025, क्या ये सिर्फ एक टिंकरिंग है, बातचीत है, रेटोरिक है, या क्या ये एक सच में टर्निंग पॉइंट है? ठीक है, जो बात करने वाले हैं आर नागराज साहब, ठीक है, वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के एक बहुत बड़े एसोसिएट रहे हैं। ठीक है, इनका ये कहना है कि बजट यूजुअली होता क्या है। बजट एक्चुअली एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोर ओवर ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी होता है, जो क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स करता है जो मिड टर्म चैलेंजेस हैं उनको। और ये क्या कहता है कि ये एनुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी होता है, और ये गवर्नमेंट प्रायोरिटीज को हाईलाइट करता है। इस वजह से ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है। तो ये कह रहा है कि बजट में क्लोजली देखने से हमको पता चलेगा कि ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये हमें क्या दे रहा है फ्यूचर के लिए। और बजट के सिवा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं आता जिसमें क्लियर मॉनिटरेबल टारगेट्स आ जाएं, या क्लियरली मॉनिटरेबल चीजें जो है सामने रखी जाएं, टारगेट्स, विजन गवर्नमेंट का रखा जाए। ऐसा कोई भी प्रैक्टिकली मॉनिटरेबल डॉक्यूमेंट नहीं आता, इसलिए बजट को बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस वक्त ये जो बजट है हमारा, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इट हैज बीन प्रेजेंटेड एमिड अ जियोपॉलिटिकल टर्मोइल एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो अनरिजॉल्व्ड है, सेंट्रल एशिया पूरा हिला हुआ है, ट्रंप के ईरान के साथ रिलेशंस जो है खराब चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर से ट्रंप का ग्रीनलैंड के ऊपर एक अलग से इशू चल रहा है। ठीक है, ट्रंप के टैरिफ वॉर जो उसने लॉन्च किया उसका अलग से इशू चल रहा है। चाइना का डोमिनेंस जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, वो अलग एक इशू है। इंडिया का रेयर अर्थ एलिमेंट पे चाइनाज रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी एक अलग इशू है। ठीक है, तो पूरी सप्लाई चेन जो ओवरऑल डिसरप्टेड है। इसके बावजूद इंडिया के लिए क्या इस बजट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं? अब ये जो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, उसके बाद जो ग्लोबल ऑर्डर सेट हुआ था, वो ग्लोबल ऑर्डर ओवरऑल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रशिया के साथ, वो भी अब अलग से थ्रेटन हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक तरफ से बजट एक दिन पास किया, दूसरे दिन हमने ये कमिट कर लिया कि हम रशिया से अपने इंपोर्ट्स जीरो कर देंगे। ठीक है, उसी तरह ये सारी चीजें जो हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो ये तो हो गए एक्सटर्नल चीजें जो हम कर रहे हैं। पर क्या ये बजट 2026-27 है? जब हम इसको इन सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब हमको बेटर वे में समझ आ जाएगा कि क्या ये बजट इस टाइम की नीड के हिसाब से सही है या गलत है। या मतलब गलत तो नहीं बोल सकते, या कम है, लेस देन द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मेरे को हिंदी में पढ़ाने में, उर्दू में बात करने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, पढ़ाने के लिए सिर्फ, है ना, तो इसलिए आई डोंट फाइंड एट टाइम्स अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, तो वी नीड टू रीड द बजट properly. Are we strengthening our domestic economy? Are we giving ample to the middle class, to the unemployment sector, to social security sector? Or we have focused only on strategic issues, bigger issues? ठीक है, जैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, सबसे ज्यादा बूस्ट हमने इस पे क्यों दिया? वाई? कोई कह सकता है, ये बता सकता है मुझे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर क्यों ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया? इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो है वो ये बता रहा है कि ये सेटिस्फैक्टरीली जो है परफॉर्म नहीं किया पिछले कई सालों में। व्हाई इट हैज नॉट परफॉर्म्ड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इसका है या नहीं है? हालांकि जीडीपी के एस्टिमेट्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा ग्रोथ जो है 6.5 to 7% है। बिल्कुल सही बात है। इवन 7% प्लस Q4 का जो जीडीपी का परसेप्शन है 2025-26 वाले साल के लिए, तो ये जो है ये ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहते हैं कि ये ओवर स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है, एक और सर्वे है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ASI। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ये कहता है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो बहुत ज्यादा नहीं है जितनी हमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बहुत मॉडेस्ट ग्रोथ है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ है, मतलब बहुत हाई नहीं है, लेकिन मॉडेस्ट ग्रोथ है हमारा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मॉडेस्ट ग्रोथ इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है पूरे एक डेकेड की बात कर रहा है कि ये धीरे धीरे इसका इरोजन हुआ है। इरोजन इसलिए हुआ है क्योंकि हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट गुड्स या कैपिटल गुड्स हम क्या कर रहे थे, अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे। इट इज ड्यू टू डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इंपोर्ट के लिए हम इंपोर्ट कर रहे थे मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, लेकिन फाइनल गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल्स। अब जब हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत हाई ड्यूटीज था, ठीक है। अभी रिसेंट बजट में ड्यूटीज या तो जीरो कर दिया या कम कर दिया या कट कर दिया, सिवाय कुछ इनपुट्स के, जैसे केमिकल सेक्टर में, ठीक है। तो इनपुट्स के ऊपर जब एक रूल याद रखना इकोनॉमिक्स में, जब इनपुट्स का इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा हो, व्हेन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ इनपुट्स इज मोर एंड फाइनल गुड्स का जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो, फाइनल गुड्स का इंपोर्ट ड्यूटी जब कम हो, ऐसे ड्यूटी स्ट्रक्चर को कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जब रॉ मटेरियल पे आपको ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़े एज कंपेयर टू फाइनल गुड, तो लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड ही इंपोर्ट कर लेते। तो फाइनल गुड इंपोर्ट करते हैं जब, तो हमारी इंडस्ट्री अब किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करे, जब इंपोर्ट से ही हमारे नीड फुलफिल हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से इंडस्ट्री ने सही परफॉर्म नहीं किया है ओवर द पास्ट डेकेड। इसको फिक्स करने के लिए इस बजट में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, जो टैरिफ मॉडिफिकेशन जो है हुई इस वक्त। सो इसीलिए टैरिफ मॉडिफिकेशंस को कहा जा रहा है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेप है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ये पहली चीज है, ठीक है। दूसरी चीज ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और चाइना फैक्टर जो है हमारा, क्या उसको हमने सही से रिस्पॉन्ड कर पाए या नहीं कर पाए। हमने अभी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इकोनॉमिक सर्वे कह रही थी कि इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो चोकिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम चाइना पे डिपेंडेंट है। 45% हमारा जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। इसलिए इस बजट में गवर्नमेंट ने 4 रेयर अर्थ एलिमेंट कॉरिडोर्स जो है वो एस्टेब्लिश करने की बात की। कौन कौन से एरियाज में 4 रेयर अर्थ एलिमेंट्स कॉरिडोर बताए, कौन कौन सी स्टेट्स में? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। प्लीज रिमेंबर दिस। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी वेलकम स्टेप, ताकि हम माइनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कर पाएं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, ताकि हम उसमें सेल्फ रिलायंस अटेन कर पाएं। तो उसकी वजह से, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेमीकंडक्टर, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये भी हमने अनवील किया अभी। अब इसकी डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 तो ऑलरेडी चल ही रहा है सेमीकंडक्टर में इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रिवाइव करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए, पुरानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम ओल्ड लेगेसी क्लस्टर्स को रिवाइव करेंगे। 120 लेगेसी क्लस्टर्स माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज में हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक राइट स्टेप है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो बूस्ट अप करने के लिए है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो नॉर्म्स है वो भी ऑलरेडी हम ईज कर रहे हैं, ठीक है। और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हमने खूब सारे इस बार प्रोविजंस बजट में रखे, ताकि बाहर के लोग जो हैं हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सके। जैसे कि जो हमने डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है, ये एक रूल बनाया, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फॉर ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। और उसके बाद उनको जो टैक्स हॉलीडे हमने जो अनाउंस किया, ठीक है, तो टैक्स हॉलीडे ऑफ 20 ईयर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टेप्स है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे इस बजट में साइलेंस है, जैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो फाइनेंशियल शेयर है, फाइनेंस कमीशन ने सेम रख दिया। कितना रख दिया फाइनेंस कमीशन ने? 41%। जैसे
15 फाइनेंस कमीशन ने रखा था, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से 41% जो है किसको देंगे, हम स्टेट्स को देंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मैंने पिछले आर्टिकल्स में बताया कि स्टेट्स का जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है या मार्केट बोरोइंग्स है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स की तरफ डिवॉल्व हो रहा था वो कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है वो 80% से ज्यादा था, लेकिन अब 80% से कम हो गया, क्योंकि सेसेस, सरचार्जेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सारे सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से बाहर हैं। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन ने ये एक्नॉलेज किया कि स्टेट का जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है वो कम हो चुका है, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वर्टिकल डेवोल्यूशन को हम 41% पे ही रख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस हैं या फिस्कल फेडरलिज्म जो है उसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस नहीं किया। और दूसरा ये भी कहा है कि बजट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें जैसे मनरेगा को रिप्लेस कर दिया वीबीजी रामजी से, और ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन उसका भी स्टेट्स पे आ गया। उधर से फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि स्टेट्स अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% पे लिमिट कर लें। वो कैसे हो पॉसिबल है जब सेंटर से भी फंड नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो स्टेट्स को अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट करना है, वेलफेयर स्कीम्स को मीट करना है, तो फिर वो मार्केट बोरोइंग ना करे तो क्या करे? तो ये सारे इश्यूज इस बजट में अनएड्रेस्ड रह गए, मतलब लोकल प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी अनएड्रेस्ड रह गई। हालांकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के साथ डील करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए वो सारे प्रोविजंस रखे गए हैं, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए वो भी अच्छा एक स्टेप है। लेकिन ओवरऑल जो है स्टेट फाइनेंसेस वाले एरिया में जो है थोड़ा सा और ज्यादा बेटर डिस्कशन किया जा सकता था। अगला एडिटोरियल भी इसी बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये वाला बजट जो है बहुत क्रेडिबल बजट है और बहुत क्रेडिटेबल बजट है। वो क्यों क्रेडिटेबल है? क्योंकि इसने प्रूडेंस का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, जो सॉलिडनेस होती है कि ये बिल्कुल प्रूडेंट चीज है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, और मल्टी प्रोंग्ड मेजर्स जो हैं इसने इसमें मेंशन किए, रादर देन बिग बैंग रिफॉर्म्स, जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स छोटे थोड़े थोड़े टाइम के लिए। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है इस बजट में। ठीक है, उसने कहा कि 2025 का बजट जो है उसमें ज्यादा डिस्कशन जो है टैक्स स्लैब्स का जो कम करना था उसके ऊपर डिस्कशन था, टैक्स स्लैब्स वर रिड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद इस बार जो है टैक्स स्लैब्स को छेड़ा नहीं गया, जीएसटी रिफॉर्म्स को ज्यादा छेड़ा नहीं गया। हाँ, हमने इस समय ज्यादा फोकस किस पे किया? कस्टम ड्यूटीज के ऊपर, कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन किया हमने, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा ज्यादा बेटर है। मेक इन इंडिया को भी सक्सेसफुल बनाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल काफी सारे एरियाज का सस्ता हो जाएगा, काफी सारे सेक्टर्स का रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कई सारे एरियाज जिनको फोकस किया, जो 7 एरियाज हैं, 7 वेल थॉट एरियाज जिन पे फोकस करने को इस बजट ने कहा। वो कौन कौन से 7 वेल थॉट एरियाज? जैसे बायोफार्मा, जिसमें बायोफार्मा शक्ति की बात की गई, बायो सिमिलर्स एज वेल एज बायोलॉजिक्स बनाने की बात की, बायोमेडिसिन। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी इसमें अनवील किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए मैंने अभी बता दिया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए 4 कॉरिडोर्स। ठीक है, केमिकल्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए खूब सारा जो काम किया है। ठीक है, अब जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है उसकी डिटेल्स तो हमारे पास बाद में आएंगी, लेकिन एटलीस्ट अनवील हुआ तो इसका मतलब हम इसमें भी आगे ग्रोथ करने वाले हैं। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति स्कीम का क्या पर्पस है? इंडिया को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाने के लिए, और 10,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया। तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंडिया का प्रेजेंस बढ़ाने के लिए खूब सारी बातें इस बजट में हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें जो यूएसए के पेनल्टी टैरिफ्स है वो एग्जेम्प्टेड थे ऑलरेडी, तो फार्मास्यूटिकल में ज्यादा हमारा पोटेंशियल था। अच्छा, लास्ट बजट में हमने एक मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ईपीएम, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन वाज अनाउंस्ड इन 2025। ठीक है, अब ये 2025 में हालांकि बहुत सारे जो चीजें जो मेंशन हुई थी पिछले बजट में, बजट अब फरवरी में मेंशन हो गई, नवंबर में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का क्लियरेंस दिया फिर कैबिनेट ने। तो ये डिले जो है, जैसे चैंपियन एमएसएमई की बनाने की बात इस बार की है, तो अगर ये भी इसी तरह डिले हो, नवंबर तक इसका क्लियरेंस आए और लेआउट आए, तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए जितने भी हमारे इश्यूज है उनको बहुत क्विकली उनको किक इन करना चाहिए। ठीक है, एमएसएमई जो 48.6% हमारे एक्सपोर्ट का
क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। उनके लिए हमारा इक्विटी, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए खूब सारी बातें हैं इसमें। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन जो बजट में अनाउंसमेंट्स हैं दे मस्ट कम अप वेरी क्विकली एंड दे मस्ट बी पुट इन प्लेस वेरी क्विकली। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई। और जो हमारे वाटरवेज ईस्ट कोस्ट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए जो इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें बजट में अनाउंसमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। देन ऑल्सो न्यू नेशनल वाटरवे 5 कल के लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है, तालचर से वेस्ट बंगाल के 2 पोर्ट्स में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर जो है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को पुश किया है कई सारे सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए भी, ठीक है, या फिर आपने स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन में ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया ये 12.2 लाख करोड़ तक कर दिया गया, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी नाउ 4.4% ऑफ आवर जीडीपी, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किस सेक्टर में करने जा रहे हो? अगर तो आप कर रहे हो हेल्थ सेक्टर में, अगर तो आप कर रहे हो स्कूल एजुकेशन में, अगर एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हो तो वहां जॉब्स भी क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, बाकी चीजें भी होगी। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ ये रोडवेज एंड अदर प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उसमें उतना ज्यादा मतलब आपने करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्वालिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कहा है कि सेंट्रल फाइनेंसिस पे आपने स्ट्रेस तो दिया, लेकिन स्टेट्स के लिए आपने थोड़ा सा ज्यादा आपने ध्यान नहीं दिया। और जो टैक्स पेयर है, मिडिल क्लास के लोग, दे हैव नॉट बीन मेड हैप्पी बिकॉज नथिंग हैज चेंज इन द टैक्स सेक्टर, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स रिलैक्सेशन दिया आपने मैरीन, लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एनर्जी ट्रांसिशन टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। अब आपने ये प्रोजेक्शन बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स करीब करीब 14% बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये आपने पिछले साल भी बताया था और नहीं बढ़ा। जो पर्सनल इनकम टैक्स है और टैक्स रेवेन्यू है वो भी आपने बताया था इंक्रीज होगा, वो भी अभी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आपने टैक्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं लाए। तो क्या आप पिछली बार जो आपने गैम्बल किया टैक्स पे, इस बार भी उसी पे डिपेंडेंट हो? और उसने तो अभी 1 साल के अंदर ये एक्सपीरियंस हुआ कि उसने ज्यादा वैसा एक्सपेक्टेडली रिटर्न नहीं दिया जैसा आपको एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। तो जीएसटी रेवेन्यू जो है फिर से प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि रिसेंटली वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। रिसेंटली जीएसटी में जो रैशनलाइजेशन हुआ जीएसटी 2.0 के फॉर्म में सितंबर में, जिसमें 2 ही टैक्स स्लैब्स रखी गई, 5% और 12% की, ठीक है। तो जीएसटी को जो है थोड़ा सा और आप जीएसटी टैक्स रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन है ये है कि वो कम हो जाएगा। और सेंटर का फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कह रहे हैं कि हम 4.3% पे आ जाएंगे 2026-27 के साल में, और 2025-26 के लिए हमने हमारा टारगेट क्या था, 4.4%, और वो हमने अचीव भी किया, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कहती है कि कम से कम 3.5% तक आपको 2030-31 के साल तक आ जाना है फिस्कल डेफिसिट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अच्छा जो फिस्कल डेफिसिट का पर्टिकुलरली जो ड्रॉप है कोविड के बाद, ये बहुत एडमिरेबल स्टेप जो है, एडमिरेबल अप्रोच रही है गवर्नमेंट की, और इसको कंटिन्यूअसली कट किया है, ठीक है। अब वो लोग डेफिनेटली डिसअपॉइंट हुए हैं जो टैक्स रिलीफ्स या सब्सिडीज के लिए सोच रहे थे, कोई मेजर स्कीम्स के लिए सोच रहे थे, तो उनको कुछ ज्यादा देखने को मिला नहीं। लेकिन ओवरऑल जो मेजर बजट के ऊपर ओपिनियन है वो ये है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली अगर देखोगे आप, अगर करंट ग्लोबल सिनेरियो में आप देखोगे तो ये बहुत एक अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन उधर से टैक्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टैक्स पे भी इस समय आपको थोड़ा सा रिबेट्स देना था, ये एक हाई टाइम था, हाई अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो ग्लोबल डिमांड पे, जो कभी इंक्रीज हो सकती है, श्रिंक हो सकती है। डोमेस्टिक डिमांड को पुश करने के लिए आपको और टैक्स बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस करने थे, वो अगला आर्टिकल है, ठीक है। बिल्डिंग ऑन टैक्स गैम्बल दैट डिड नॉट पे ऑफ। टैक्स गैम्बल क्या था पिछले साल का? क्या था पिछले साल? ये था कि टैक्स स्लैब्स बढ़ाए गए अप टू 12.75 लैक्स, आपको कोई भी टैक्स नहीं, जीरो टैक्स अप टू 12.75 लाख। एक्सपेक्टेशन ये था कि लोग ये पैसा खूब खर्चा करेंगे और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसी की वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो कंजम्पशन और डिमांड मोर और लेस उतना बढ़ा नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से लोगों के हाथ में खूब पैसा आने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ गया और इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। अब इशू ये है कि
अब ये बजट 2025-26 को ग्लोबल सिनेरियो में देखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 25-26 का बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा टैक्स उनको बेनिफिट मिला था, ठीक है। लेकिन अगर हम अब वाला बजट देखें 2026 में, तो इसमें जो है अगर इसको इवेलुएट करें 2025-26 के कंपैरिजन में, तो डोमेस्टिक इश्यूज पे थोड़ा सा हमारा उतना सक्सेस नहीं है जितना हमारा इंटरनेशनल लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमने 2025-26 में जो स्टेप्स लिए थे वो एक गैम्बल था, लेकिन उस गैम्बल की वजह से वापस हमको वो पेमेंट नहीं मिला। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना है? 13.12 लाख हुआ, ठीक है। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो कितना कह रहे हैं कि 13.12 लाख अभी तक टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 14.38 लाख, 14.38 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो शॉर्टफॉल कितना हुआ? 1.26 लाख का। इसी तरह जीएसटी में भी 1.31 लाख का शॉर्टफॉल हुआ। हालांकि आपको अच्छा रिटर्न मिला एक्साइज ड्यूटीज में और कस्टम ड्यूटीज में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में भी आपका 1.92 लाख का शॉर्टफॉल है, जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्टफॉल जो है वो जीएसटी में है, 1.31 लाख करोड़, ठीक है। और 1.26 लाख करोड़ सबका इनकम टैक्स में शॉर्टफॉल है एज कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस। तो आपने फिर भी वो टैक्स रिजीम एज इट इज रहने दिया, डिस्पाइट इट हैज गिवन यू ह्यूज शॉर्टफॉल्स इन द प्रीवियस ईयर। सिर्फ इंक्रीज किस में हुआ? कॉर्पोरेशन टैक्स में और यूनियन एक्साइज में और कस्टम ड्यूटीज में, ठीक है। तो इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि हमको टैक्स पे भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स करने की जरूरत है? ये आर्टिकल का कहना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कैपिटल पे हमने फोकस तो किया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां करोगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में करोगे, एजुकेशन सेक्टर में करोगे, हेल्थ और रूरल सेक्टर में करोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ किस चीज में करोगे? अर्बन डेवलपमेंट में करोगे, रोड्स एंड अदर थिंग्स में। अगर अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में किया तो इससे ज्यादा जॉब्स क्रिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसमें किया कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में किया, तो इससे चांसेस ये हैं कि आपकी जॉब्स भी इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, एजुकेशन भी और हेल्थ सेक्टर भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2026 के बजट में एक और चीज ये है कि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक अनसर्टेन साल होने वाला है 2026 का। जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया कि 10% प्रोबेबिलिटी तो ऐसी भी है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 जैसा हाल हो जाए, ठीक है। कि 10% चांसेस ऐसे हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया कि बहुत अनसर्टेन ईयर होने वाला है 2026-27 का। किस किस की वजह से? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। तो बड़ा टर्बुलेंट साल होने वाला है 26-27 का। ऐसी सिचुएशन में आपको डोमेस्टिक डिमांड पुश करने के लिए कुछ ना कुछ सॉलिड कदम लेने थे, ठीक है। अब डोमेस्टिक डिमांड को पुश करने के लिए अगर आप डोमेस्टिक डिमांड पुश करोगे तो एक रेजिलियंस रहता है इकोनॉमी का, हम ग्लोबली सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो सिचुएशन वर्सन होती चली गई, अगर एक्सटर्नल सिचुएशन और ज्यादा वर्सन होती चली गई, ठीक है, तो उसकी वजह उसको कर्व करने का एक सिंपल तरीका था आपको कि एक्सटर्नल डिमांड की ऊपर डिपेंड ना रह के आप डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते, ठीक है। अब डोमेस्टिक डिमांड करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड को आपने करेक्ट करने के लिए आपको टैक्स रिफॉर्म्स जरूर इंट्रोड्यूस करने थे, कुछ आपको सब्सिडीज फर्दर इंक्रीज करनी थी या सब्सिडी रैशनलाइजेशन करना था, ताकि लोगों के पास एम्पल पैसा रहता और डिमांड कंटिन्यूअसली बनी रहती इकोनॉमी में। हाँ, जो आपने सप्लाई साइड रिफॉर्म किए, जैसे कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना, ठीक है, सप्लाई साइड मेजर्स लेना एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये ठीक है, ये फिस्कल प्रूडेंस के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड एक और चीज है जो ऐड की जा सकती थी। जितना भी हमारे इस वक्त खास करके जैसे एम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो है उन पे ज्यादा बात नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपने कई सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा मिस कर दी, ठीक है। और क्या क्या मिस किया हमने? जैसे हमने मिस किया कि हमने काफी ज्यादा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे हम ओवर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन ये आपने ध्यान में नहीं दिया कि मैक्सिमम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीक आ जाएगा कब? 2030 तक। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक होने की वजह से आप वो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आज से 5 साल पहले था। तो आपको आज भी अपना ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने के लिए
और कैपेबिलिटीज इंक्रीज करने के लिए थोड़ा आपने काम करना था। हालांकि आपने टूरिज्म सेक्टर में बात की कि हम कई सारे टूरिस्ट गाइड्स को 10,000 टूरिस्ट गाइड्स जो हैं उनको स्किल करेंगे, ट्रेन करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टूरिज्म एंड स्किलिंग हम एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे कंटिन्यूसली बात नहीं की, और वुमेन की अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को आपने ध्यान में नहीं रखा। ये क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं इस साल के बजट के, ठीक है। उसके बाद के टारगेट जो हम मिस क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने जो की ये भी साथ रखते, और 2-3 चीजें आपको और करनी थी। आपको थोड़ा एक्सेस स्पेंडिंग करना था, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइज कर सकते थे आप, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो प्रायोरिटाइज कर सकते थे, और वेलफेयर एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइज कर सकते थे। उससे डोमेस्टिक डिमांड आपकी बढ़ी रहती। और दूसरा ये कर सकते थे कि इस वक्त आपको पोल्यूशन के ऊपर आपने कोई भी ज्यादा बात नहीं की, ठीक है। पोल्यूशन के ऊपर डायरेक्टली आपको बात करना चाहिए था, खास करके जो दिल्ली के पोल्यूशन का सिनेरियो आपने देखा, तो ये एक अब पहली दफा पोल्यूशन एक पॉलिटिकल इशू के फॉर्म में बन चुका है। तो इस वक्त इसको हेड ऑन लेना था। वी शुड हैव ओपनली डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन पोल्यूशन, और पोल्यूशन का कोई मेंशन भी बजट में नहीं है। तो ये एरियाज हैं जो मिसिंग है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम बजट वाली सीरीज की कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। ओके।